डाइपोल में हमने जो 2-3 चीजें पढ़ी हुई हैं वो ये, एक तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है। डाइपोल मोमेंट सिंपली होगा Q इंटू 2L, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। फिर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, ठीक है। एक्सियल पे 2p अपॉन आर क्यूब होता है और ब्रॉड ऑन पे -p अपॉन आर क्यूब। इसी तरह से पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे, एक्सियल पे, ब्रॉड ऑन पे। अगला पॉइंट जो हम लोग ने देखा था वो ये कि डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसके ऊपर फोर्स 0 होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो हम फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए बेसिक मेथड ये है कि हम प्लस क्यू पे अलग फोर्स निकालेंगे, माइनस क्यू पे अलग निकालेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे वेक्टोरियली। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जिस पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है, डाइपोल उसी लाइन के अलॉन्ग रखा हुआ है, तो उस केस में क्या है कि P इंटू डी बाई डी आर का एक फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। अभी देखेंगे इसमें से क्वेश्चन है उसमें। और पोटेंशियल एनर्जी अगर डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो इट इज माइनस ऑफ पी डॉट ई के इक्वल है, ठीक है ना। यानी डाइपोल को अगर हम उसकी पोजीशन से रोटेट कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने कह रहा है, ग्राफ दिया हुआ है हमको, ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी और एंगल के बीच में है, ठीक है। ग्राफ शोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट ऑसिलेट्स बिटवीन प्लस माइनस 60 डिग्री। मतलब कहे कि डाइपोल प्लस 60 और माइनस 60 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, 60 डिग्री एंगल है डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। लेकिन ये तुम ध्यान से देखो, ग्राफ तो काफी बना हुआ है, ग्राफ -180 से +180 का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बेसिकली है किस फंक्शन का, अगर वो भी जानना चाहें हम, ये ग्राफ है माइनस ऑफ पी डॉट ई का। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस फाई। ध्यान से देखो, माइनस कॉस फाई फंक्शन का ग्राफ है ये। लेकिन जो पार्टिकल है वो सिर्फ +60 और -60 के बीच में ही ऑसिलेट हो रहा है डाइपोल। यानी डाइपोल की ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है जिनके बीच में वो चल रहा है, यही दो पॉइंट के बीच में चल रहा है। हमको निकालना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज अलाइंड टू द फील्ड। तो देखो, व्हेन phi is equal to plus minus 60 degree, then काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल इज 0, क्योंकि कह रहा है कि -60 से +60 के बीच में, यानी कि जैसे ही -60 या जैसे ही +60 पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, तो मान लेते हैं इसको बोल देते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -PE cos 60, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ PE/2। इसके बाद जब वो अलाइन होगा, अलाइन का मतलब होगा जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो फाई 0 होने पे उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाला वो बन जाएगा माइनस ऑफ पीई। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखो, तो यहाँ से तुम देखो ग्राफ में ये जो -2 लिखा हुआ है ये माइनस पीई का वैल्यू है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -PE/2, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -PE, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो यहाँ से तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू PE/2 मिल जाएगा, यानी कि ये 1 माइक्रो जूल हो जाएगा। देखो ध्यान से, कर लिया था ये अपने आप? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a positive point charge is fixed at origin. A positive point charge is fixed at origin, ठीक है। और a dipole with dipole moment P is placed along x axis far away from the origin. तो मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल हो गया with dipole moment vector pointing away या pointing along positive
एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं ये फार अवे है, इन्फिनिटी पे है। अब देखो अगर ये फार अवे पे है, इन्फिनिटी पे है, और हम उसको वहां से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो ये जो डाइपोल है, क्या ये अट्रैक्ट होकर इधर की तरफ आएगा? और हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन दिस डाइपोल रीचेज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लेते हैं यहाँ पे जब ये आ जाएगा डाइपोल, यहाँ से r डिस्टेंस पे, उस वक्त हमें इस डाइपोल का काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी। देखना ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 है क्योंकि यहां से इसको हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए अगर लिखें तो देखो, क्योंकि सेपरेशन इनफाइनाइट है, सेपरेशन इनफाइनाइट होने का मतलब है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी 0 है। तो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है एक तरह से, तो इनिशियली दोनों एनर्जी 0 हो गई। फाइनली जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज की वजह से मालूम है हम लोगों को, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई बनेगी। तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू ई, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है बी पे, तो काइनेटिक एनर्जी बी पे सीधे सीधे आ जाएगी पी इंटू ई। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू पी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। बोलो ठीक है। और बी पार्ट तो हम लोगों ने किया ही था एग्जांपल में ही, क्लास में ही, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट दिस मोमेंट। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल के लिए वो एक्सियल पॉइंट है, डाइपोल के लिए वो एक्सियल पॉइंट है। तो फोर्स की वैल्यू लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू चार्ज के ऊपर हो जाएगी q इंटू ई, तो ये हो जाएगा 2k क्यू p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। देखो जिन लोगों से नहीं हुआ वो देखें ध्यान से, कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is placed along the center of ring having charge q uniformly distributed on its circumference. The dipole moment vector is along the axis of ring. Find the force on dipole due to the ring. ये आंसर निकाला है किसी ने? तो बताओ। KPQ upon RQ. KPQ अपॉन आर क्यूब, करेक्ट। देखो है क्या, डाइपोल रखा हुआ है उसके सेंटर पे, और ये रहा डाइपोल, ठीक है, और इस रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल का जो अलाइनमेंट है वो उसके एक्सिस के अलोंग है। तो एक बार जरा ध्यान से विजुलाइज करना, डाइपोल रखा हुआ है और रिंग है, तो रिंग का कोई भी पॉइंट उस डाइपोल के लिए
ब्रॉड ऑन पोजीशन बनेगा, इक्वेटोरियल प्लेन जिसको बोलते हैं। और इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और केवल ऊपर नहीं होगा बल्कि वो तो अपोजिट चारों तरफ होगा ना, पूरे रिंग के ऊपर। तो है क्या कि इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस रिंग के ऊपर हर एक पॉइंट पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिंग की वजह से डाइपोल पे फोर्स निकालना था, तो रिंग की वजह से डाइपोल पे निकालने की बजाय हम लोग डाइपोल की वजह से रिंग पे निकाल लेते हैं, बात तो एक ही है, एक्शन रिएक्शन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है k इंटू माइनस पी अपॉन आर क्यूब। माइनस पी का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी जगह। तो अब क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स की वैल्यू हम सीधे सीधे Q इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू पी अपॉन आर क्यूब। नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट में है, बस नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि एक डाइपोल है, उसके एक एंड पे प्लस क्यू है, एक एंड पे माइनस क्यू है, और हमने उसको इस पोजीशन से रिलीज किया है। खास बात ये कि पोजीशन 5 डिग्री बना रही है, तो रिलीज किया है तो ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पूछा हुआ है कि यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो देखो, देखो इसमें है क्या, जैसे मान लो कोई भी डाइपोल है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और डाइपोल मान लेते हैं कि इधर से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। तो हमको मालूम है कि इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्या टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू होगी P क्रॉस E, और P क्रॉस E हो जाएगा यहाँ पे PE साइन थीटा। अब इसमें एक और खास बात है कि थीटा स्मॉल है, तो अगर थीटा स्मॉल है तो ये टॉर्क बन जाएगा PE इंटू थीटा, और ये थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। और थीटा के प्रोपोर्शनल आने का मतलब है कि ये एंगुलर SHM करेगा। अगर इसको हम रिलीज कर दें तो ये एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। अब SHM अगर है तो SHM में टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें देखो रॉड का लेंथ क्या दिया हुआ है, ये भी कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेंटर के अबाउट घूमेगा, तो इसका आई निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई की वैल्यू बनेगी m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर प्लस m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू बनेगा। देखो, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, अगर पूरा टाइम पीरियड लिखें तो ये होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी इंटू ई, और p की वैल्यू अगर लिखें तो p की वैल्यू हो जाएगी q इंटू एल। रख दो सारी वैल्यू, तो हमें निकालना है टाइम टेकन, तो टाइम टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, यही तो निकालना है। पैरेलल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू बिकम पैरेलल, तो ये t/4 आ जाएगा। कर लोगे कंप्लीट इसको। Yes.
ठीक है ना। तो ये भी एक बात ध्यान रखना कि भाई डाइपोल अगर एक्सटर्नल फील्ड में है और छोटे से एंगल से रिलीज कर दे रहे हैं तो इट विल परफॉर्म एंगुलर एसएचएम, और उस एंगुलर एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा वो ये सामने लिखा हुआ है, दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी इंटू ई। बट वैलिड तभी होगा जब एंगल स्मॉल होगा, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन में तो स्मॉल दिया हुआ है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट इसमें बताओ, a dipole with an electric moment p is located at a distance r from a long thread charged uniformly। ठीक है, यानी कि इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज है लैम्डा। फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल बताना है। अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज ओरिएंटेड अलोंग द थ्रेड, अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू थ्रेड एंड रेडियस वेक्टर। यानी कि जो ए पार्ट है, देखना ध्यान से, ए पार्ट में सपोज अगर हम बोलें कि ये वायर है जिसके ऊपर लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डाइपोल है वो ये रखा हुआ है, एंड डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड अलोंग दी वायर, और इसका डिस्टेंस यहां से दिया हुआ है हमको, ये डिस्टेंस हमको आर दिया हुआ है। तो इस डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो अब इसको अगर तुम देखो ध्यान से, एक एंड पे प्लस क्यू चार्ज है और एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज पे क्यू इंटू ई जितना इधर लगेगा, माइनस पे क्यू इंटू ई उतना ही उधर लगेगा। तो इस केस में इसके ऊपर टॉर्क तो लग रहा है लेकिन फोर्स की वैल्यू इस केस में 0 है, तो पहले पार्ट का आंसर 0 हो जाएगा। dipole moment is dipole is placed such that dipole moment is parallel to wire। क्लियर है ए पार्ट। बी पार्ट में कैसे रखा हुआ है, बी पार्ट में कैसे रखा हुआ है, तो बी पार्ट के लिए वो कह रहा है कि रेडियस वेक्टर के अलोंग रखा हुआ है। तो बी पार्ट में कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं कि ये वायर है, लैम्डा, और ये रखा हुआ है डाइपोल, यानी ये जो डाइपोल है पी वेक्टर, और जो डिस्टेंस है आर वो इस तरह से दी हुई है। अलोंग प्लेस्ड है। तो देखो इस केस में क्या है कि ये एक स्पेशल केस है जिसके लिए वो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का जो अलाइनमेंट है वो दोनों आर वेक्टर अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होता है वायर की वजह से, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये था 2k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ से चाहो तो पहले निकालो डी बाई डी आर, तो डी बाई डी आर हो जाएगा माइनस 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल हो जाएगा P इंटू डी बाई डी आर, ये होगा -2k लैम्डा P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, नेगेटिव का मतलब है कि वो लेफ्ट में लग रहा है। ठीक है ना, देखो बताओ इसमें बी पार्ट में कोई डाउट है, कुछ एक्सप्लेन करना है या क्लियर है।
बी पार्ट बताओ। क्लियर है? ठीक है, सी पार्ट, सी पार्ट निकाला किसी ने? Plus P lambda upon 2 pi epsilon naught r square. सी पार्ट में पी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, शायद सही। Square. हाँ स्क्वायर। यस सर। देखो सी पार्ट है, अच्छा इसका सी पार्ट में क्या है कि वायर, ठीक है, आर वेक्टर और पी वेक्टर ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे इस केस में। तो इस केस में क्या है कि 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा, तो हम 3D तो बना नहीं पाएंगे, कॉपी है तो ऐसा करते हैं कि वायर को हम सिंपली इस तरह से डिनोट कर देते हैं। वायर जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, ठीक है, आर इधर की तरफ हो गया, ये आर हो गया, और डाइपोल जो है वो ये हो गया, ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। देखो ध्यान से, आर वेक्टर और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर और लैम्डा, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ध्यान रखना कि इस केस में हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो पी वेक्टर है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, पी वेक्टर और आर वेक्टर अलोंग नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करा जाए तो इन दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा मतलब कि बेसिक से ही करना है। तो बेसिक से करने के लिए एक काम करते हैं, ये L और ये L ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से बताना, अब प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर क्यूई का फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज पे क्यूई का फोर्स इधर की तरफ जाएगा। दोनों पे ई सेम है, लेकिन ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों क्यूई के जो रिजल्टेंट है जीरो तो नहीं बनेंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, दोनों वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो क्या करो कि अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले लें, ये वाला थीटा ले लें, ये भी थीटा होगा, तो तुम ध्यान से देखो जो क्यूई के साइन थीटा कंपोनेंट होंगे वो अपोजिट हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्यूई के जो कॉस थीटा कंपोनेंट्स होंगे वो एड अप होके उसको फोर्स देंगे। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूई कॉस थीटा। देखो, तो 2 क्यू ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई आर, लेकिन आर की जगह आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और नीचे जो एल स्क्वायर है उसको तुम हटा सकते हो आर स्क्वायर के सामने। तो ये आंसर Q इंटू 2L एक साथ कर लो, और 2 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर कर लो, तो ये 2 के पी लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्लियर है? फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है, ये है डायरेक्शन फोर्स का। सी पार्ट ध्यान से देखो, सी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है।
ए पार्ट और सी पार्ट दोनों में ही हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, वो फॉर्मूला बहुत कंडीशनल है, एक ही कंडीशन है तभी वैलिड है। ठीक है ना। अच्छा, इसी में हम लोगों ने फोर्स निकाला, हमसे ये भी कह सकता था कि इस सिचुएशन में टॉर्क कितना लगेगा और कैसा होगा। तो सी पार्ट में अगर हम टॉर्क निकालें तो तुम देखो ध्यान से, क्यू ई साइन थीटा उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो क्यू ई साइन थीटा और इंटू एल और इंटू टू ये उसके ऊपर टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क कैलकुलेट करने को कहेगा वो भी आ जाएगा। फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है जो है सामने तुम्हारे? ठीक है, ये वाला ये तो हो गया होगा, सिंपल है। इसमें कह रहा है कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो देखो पोजीशन 1 में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस पी डॉट ई से माइनस पी इंटू ई वन, और पोजीशन 2 में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस पी डॉट ई से जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि पी और ई आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल को हम सीधे सीधे लिख देंगे यू टू माइनस यू वन, तो वो पी ई वन आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, कर लिया होगा ये वाला तो। Yes. और देखो ये बताओ, a point electric dipole with moment p is placed in the external uniform electric field whose strength is equal to E naught, ठीक है, with p vector parallel to E vector। अब कह रहा है कि in this case one of the equipotential surface enclosing the dipole forms a sphere। ठीक है, तो हमें उस स्फेयर का रेडियस फाइंड करना है। देखना ध्यान से, ये हो गया डाइपोल, ठीक है, और ये कोई भी हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया है, जनरल पॉइंट जो थीटा एंगल पे है। अब इस जनरल पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई नॉट। अच्छा, इस पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बता सकते हैं? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया मैंने, ये एक्सटर्नल वाला है। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो यहाँ पे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ आएगा रेडियल कंपोनेंट, और एक इधर की तरफ आएगा ई थीटा कंपोनेंट। याद है, ये हो गया ई आर और ये हो गया ई थीटा। ठीक है, अब देखो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इफ दिस spherical surface is equipotential,
तो क्या खास बात होगी बताओगे? If this surface is equipotential, then electric field, net electric field at any point on it must be perpendicular to the surface. क्यों भाई? हमको मालूम है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस की यही खास बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसका अलोंग वाला कंपोनेंट, अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसका अलोंग वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट करते हैं किसी तरह। तो तुम देखो ध्यान से, ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट जो ई आर के अलोंग है और एक कंपोनेंट जो ई थीटा के ऑपोजिट है। तो अगर ई थीटा और ई नॉट साइन थीटा आपस में कैंसिल कर जाएं तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट बचेंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ई थीटा शुड बी इक्वल टू ई नॉट, ई थीटा शुड बी इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। और ई थीटा की वैल्यू हम मालूम है कैसे लिखेंगे, ई थीटा होता है के इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर अगर हम इस स्फीयर का रेडियस ले लें तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। तो तुम देखोगे साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है, हमें आर निकालना था और आर निकल आया। आर की वैल्यू आ गई के पी अपॉन ई नॉट टू द पावर 1/3। ठीक है ना? देखो ध्यान से, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई डाउट? लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आईआईटी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये हालांकि डाइपोल का क्वेश्चन नहीं है, बट पोटेंशियल में रह गया था ये छोटा सा पॉइंट, तो इसलिए फिर इधर दे दिया मैंने। निकाला है आंसर किसी ने इसका? 3 मीटर पर सेकंड। हाँ 3 मीटर पर, हाँ 3 मीटर पर सेकंड है। देखो ध्यान से, कह रहा है देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस +8 -1 -1 एंड +8 आर फिक्स्ड एट पॉइंट। अब यहाँ पे है +8 माइक्रोकूलम, फिर है -1 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ नीचे -1 माइक्रोकूलम
और फिर यहाँ पे +8, ठीक है। और ये हो गया ओरिजिन, इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। इसके बाद कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 6 × 10⁻⁻4 kg and charge 0.1 microcoulomb moves along x-axis. Its speed at x equal to infinity is v0. मतलब जब ये पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस पे है उस वक्त इस पार्टिकल की स्पीड v0 है इन्फिनिटी पे, मास दिया हुआ है, इसका चार्ज दिया हुआ है। हमें बताना है v0 का लीस्ट वैल्यू जिससे ये पार्टिकल ओरिजिन क्रॉस कर जाए, v0 का लीस्ट वैल्यू जिससे ये ओरिजिन क्रॉस कर जाए, और जब ओरिजिन पे क्रॉस कर रहा हो तो उसका हमें उस वक्त काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखने में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और अगर हम ऐसे ही देखें तो हम लोग बोलेंगे भाई ओरिजिन और इन्फिनिटी पे एनर्जी कंजर्व कर दो। लेकिन क्या है कि एक इस क्वेश्चन में खास बात है, खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज भी है, और मतलब जो चार्जेस फिक्स हैं उनमें पॉजिटिव भी हैं और उनमें नेगेटिव भी हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों होंगे तो क्या खास बात है, खास बात ये है कि इस एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी और वो नल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि +8 है तो ज्यादा लेकिन दूर है, और -1 है तो कम लेकिन पास है। अगर वैल्यू पलट दो तो शायद ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिले, बट वैल्यूज अगर इस तरह से हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है, वो हमको लॉजिकली देखना पड़ेगा। तो देखो है क्या कि E = 0 P पॉइंट पे, +8 की वजह से रिपल्शन और माइनस की वजह से अट्रैक्शन है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे E 0 होगा। अब उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में -1 वाले चार्जेस का इफेक्ट ज्यादा होगा, और उस पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि वो जो चार्ज हमने फेंका है उसको P पॉइंट तक रिपल्शन फील होगा, लेकिन P पॉइंट के बाद -1 वाले जो चार्जेस हैं वो अपने आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब अगर हमें मिनिमम वेलोसिटी देनी है और उसको हमें ओरिजिन तक पहुंचाना है तो हमें उसको ओरिजिन तक नहीं ले जाना है, हमें उसको सिर्फ उस P पॉइंट तक ले जाना है, क्योंकि P पॉइंट के बाद नेगेटिव चार्जेस उस पॉजिटिव चार्ज को अपने आप अट्रैक्ट कर लेंगे। बताओ, इतनी बात जो मैंने बोली क्लियर है? Yes. तो बस हमें P पॉइंट पे अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि P पॉइंट पे हमको इनकी वजह से ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 8 की वजह से E1 और ये हो गया 1 की वजह से सपोज E2 तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है सबसे पहले जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और वो 0 निकालने के लिए लेट से ये वाला एंगल हम लोग अल्फा ले लें और ये वाला एंगल हम लोग बीटा ले लें। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की x ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का x ले लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 8 माइक्रोकूलम की वजह से जो E1 होगा, तो E1 को हम लोग लिखेंगे K इंटू 8 माइक्रोकूलम है तो 8 × 10⁻⁻6 K⁻r²। तो R की वैल्यू बन जाएगी, ये डिस्टेंसेस हमको दिए हुए हैं सारे, ये वाला डिस्टेंस है √27/2 और ये वाला डिस्टेंस है 1 माइक्रोकूलम के डिस्टेंसेस हैं √3/2 मीटर में ही है। तो √r² + x², तो ये हो जाएगा x² + 27/2 बन जाएगा। ये E1 हो गया। इसी तरह से E2 लिखेंगे तो K × 1 × 10⁻⁻6 अपॉन x² + 3/2, और हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे 2E1 cos अल्फा इक्वल टू हो जाए 2E2 cos बीटा के। cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू भी हम लिख पाएंगे x अपॉन √r² + x² करके। तो अगर निकाला है किसी ने तो बताओ x का वैल्यू कितना आता है? अब आगे कर लोगे वैसे, √5/2 √5/2
इसको कंप्लीट जरूर कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए 2 टाइम्स करेंगे के 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ के 10⁻⁻6 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो हम लोग सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इसके बाद यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बन जाएगा u इन्फिनिटी प्लस के ई इन्फिनिटी इक्वल टू u एट पी प्लस के ई एट पी। तो हमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और p पे काइनेटिक एनर्जी 0 कर देंगे जस्ट पहुंचाने के लिए। तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m वी नॉट स्क्वायर और p पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी q इंटू p का पोटेंशियल। देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस होते तो हमें उसको ओरिजिन तक ले जाना पड़ता, लेकिन नेगेटिव है जिसकी वजह से सब चेंज हो गया। किसी को डाउट कोई? ठीक है, मैं वो सोल्यूशन भेज दूंगा उसी पे जो सॉल्व किए हैं, तुम समझ लो। और ये एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो ध्यान से। अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क of radius a uniform positive charge sigma is placed on ground with its axis vertical. Particle of mass m positive charge q is dropped along the axis of the disk from a height h with zero velocity. और पार्टिकल का हमें q by m दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द पार्टिकल जस्ट रीचेस द डिस्क। तो इसके लिए हमें अगर डिस्क का अगर हमें इसके लिए सपोज ये डिस्क हो गई सिग्मा कॉमा रेडियस उसका a है और उस पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज है m कॉमा q और h हाइट से रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से। तो कह रहा है कि ये पार्टिकल इसके सेंटर तक पहुंच जाए उसके लिए h की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन है केवल। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जब नीचे आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ेगी। जस्ट पहुंचाने के लिए जब सेंटर पे पहुंचेगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। तो सीधे सीधे हम लोग पॉइंट ए से सी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन
फ्रॉम ए टू सी। कुछ लोगों ने आंसर दिए h की वैल्यू 2a, h की वैल्यू 4a/3, 2a एंड 4a/3 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 आ रहा है। तो देखो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल कर देंगे, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी वहां पे, mgh, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बनेगी h हाइट पे पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है क्या डिस्क के लिए? पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना निकाला है, सिग्मा अपॉन 2 ε0 अंडर रूट ऑफ a square plus h square स्क्वायर माइनस एक्स plus h square minus x. Yes. तो पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा इंटू एच अपॉन सॉरी सिग्मा इंटू क्यू अपॉन 2 ε0 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच। और जब टच करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, सेंटर पे पोटेंशियल होता है सिग्मा आर अपॉन 2 ε0। ये हो जाएगा सिग्मा क्यू ए। तो यहां से बताओ h कितना आता है, 4a/3। Yes sir. h की वैल्यू 4a/3 आ रही है। और फिर कह रहा है बी पार्ट में, स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स हाइट एंड फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें हाइट के फंक्शन में? तो अगर हम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो वो हो जाएगा mgy, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखें तो सिग्मा क्यू अपॉन 2 ε0 और ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बनेगा। अब ये कर्व देख लो किसका आएगा, u एज ए फंक्शन ऑफ y। तो हमारे नोन कर्व में से आएगा तो स्केच कर लेना। ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं बताओ? माइनस du upon dh इक्वल टू 0 कर दें। हाँ बस कर सकते हैं, माइनस du/dy को 0 कर दो तो यहाँ से y निकल के आएगा। कितना आता है इक्विलिब्रियम? a/√3 a/√3। √3। वेरी गुड। देखो ठीक है। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कूलम्स लॉ। देखा जाए तो अगर एचसीवी के हिसाब से चले तो फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी कई सारी चीजें आती हैं, तो नेक्स्ट एक पोर्शन इसका और बचा हुआ है, अगेन जो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला जो हेडिंग पड़ेगा
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये अभी तक जो क्वांटिटीज पढ़ी है उसमें से बिल्कुल अलग है। फ्लक्स बेसिकली है क्या, जैसे सपोज करो इसको थोड़ा विजुअलाइज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख तो रही नहीं है, तो उसका जो फ्लक्स है उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि जैसे वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम फ्लक्स भी बोल सकते हैं कि भाई एक बार में कितना वाटर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो रहा है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, पाइप बड़ा पाइप लेंगे, मोटा पाइप लेंगे, तो उसमें जो फ्लक्स होगा यानी कि वाटर का जो फ्लो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो वैसा ही फ्लक्स हम कुछ मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं डेंसिटी ज्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, अगर हम वहां पे कोई एरिया कंसीडर करें, तो उस एरिया को क्रॉस करने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम था। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, उस क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटेटिव वाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम सिंपली डिफाइन करें इसको, तो सेंटेंस में लिखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, लिखना है इसमें, इट इज क्वांटिटेटिव measurement of number of field lines, number of field lines crossing an area। ठीक है, बट है क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, डेफिनेट टर्म नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे प्लस क्यू चार्ज है, मैं उसमें हो सकता है 8 लाइनें बना दूं फील्ड लाइन बनाने के लिए, तो हो सकता है 10 बना दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर कुछ डेफिनेट तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा कि उस नंबर को रिलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करने के लिए क्या किया गया, पहले मुझे तुम खुद ही बताओगे, मैं सिचुएशन दे रहा हूं। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको गिवन है ई वेक्टर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक स्मॉल एरिया लें, स्मॉल एरिया डिफरेंशियल एरिया, एंड लेट से ये डिफरेंशियल एरिया हो गया, इसको लिख देते हैं डीए। और अगर हमने उस डिफरेंशियल एरिया को ऐसे रखा हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया। लेकिन अगर मैं इसी एरिया को ऐसे रख दूं पैरेलल के केस में, तो इस केस में क्या कहोगे, तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो सिचुएशन है, इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स इज क्रॉसिंग। और ये वाला जो केस है, इसमें बोल सकते हैं कि मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स बोलो या जीरो बोलो, मिनिमम फ्लक्स और जीरो फ्लक्स इज क्रॉसिंग, कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। तो फ्लक्स को हमें कुछ ऐसे डिफाइन करना होगा जो एरिया के अलाइनमेंट पे भी डिपेंड कर रहा हो, कि एरिया हमने कैसे लिया है, फील्ड लाइन तो है, बट फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। तो किस केस में ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, किस केस में कम फील्ड लाइन होंगी। तो मैथमेटिकली जो फ्लक्स डिफाइंड है, तो फ्लक्स को अगर हम डी फाई लिखें, फाई हो गया जनरल सरफेस से, डी फाई हो गया इस डिफरेंशियल सरफेस से, तो इस डी फाई की वैल्यू हो गई इक्वल टू ई डॉट डी ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। तुम ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट लेने से वो दोनों बातें इंक्लूड हो गई। ठीक है, इस डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब डी ए कौन सा वेक्टर है, तो डी ए वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। मतलब लिखा भले ही है उसको डीए से डिनोट भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो डीए है इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका हम लोग इधर ही बनाएंगे।
परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जब एरिया वेक्टर की डीए परपेंडिकुलर है, तो जब ई और डीए सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, और जब ई और डीए परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में जीरो फ्लक्स पास हो रहा है। तो ऑल्दो एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, बट इस कंटेक्स्ट में हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील करते हैं। एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। और अगर मैं टोटल फ्लक्स चाहिए हो तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल डी फाई, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। देखो ध्यान से, ये तो मैंने केस बनाया था केवल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अगर हम जनरल केस के लिए भी बनाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज ये फील्ड लाइन हो गई और अगर हमने एरिया इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है ना, सच दैट कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो इस केस में कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी? तो देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम इस एरिया का ये वाला पार्ट ले लें, केवल इतना पोर्शन, तो इस पोर्शन से जितना फ्लक्स होगा वो वही फ्लक्स होगा जो उस टिल्टेड पोर्शन से है, और ये पोर्शन की वैल्यू निकालोगे तो इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी डी ए कॉस थीटा, और इस डी ए कॉस थीटा को हम लोग एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लो जो लिखा हुआ है, नई क्वांटिटी है, कुछ भी कंफ्यूजन है बताओ। फ्लक्स का मतलब है कि कितनी फील्ड लाइंस उस एरिया से क्रॉस कर रही हैं, बट हम लोग नंबर पे कमेंट नहीं कर सकते हैं कभी भी, नंबर क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। तो हमने उस नंबर को इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से जोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नंबर ज्यादा होगा। और दूसरी जिस बात पे फ्लक्स डिपेंड करेगा वो होगा वो एरिया, बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, छोटा एरिया होगा तो कम फ्लक्स होगा। और तीसरी बात जिस पे फ्लक्स डिपेंड करेगा वो होगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट। अगर एरिया परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और सरफेस अगर पैरेलल है तो जीरो फ्लक्स होगा। तो अब ये बात को एरिया से कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए क्या किया, एरिया को बना दिया हम लोगों ने एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ले लिया है परपेंडिकुलर टू एरिया, तो डी ए एंड ई दोनों सेम डायरेक्शन में, देन मैक्सिमम फ्लक्स, परपेंडिकुलर है तो जीरो फ्लक्स। ठीक है ना, इट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area। सबसे पहले पॉइंट में तो ये लिख देना कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नंबर है तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में यूनिट क्या बनेगा फ्लक्स का, एसआई यूनिट अगर बनाए इसका तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वोल्ट पर मीटर लिखें तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। फ्रीज हो गए, स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, नंबर है, और सेकंड पॉइंट में यूनिट ऑफ फ्लक्स बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या फिर वोल्ट मीटर। थर्ड पॉइंट में
देखो जब भी हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को कहेगा किसी पर्टिकुलर सरफेस से, तो हमारे सामने दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। या तो वो सरफेस एक ओपन सरफेस होगी, और या फिर वो सरफेस किसी क्लोज्ड सरफेस का पार्ट होगी। दो ही सिचुएशन है, या तो वो ओपन सरफेस होगी या फिर वो क्लोज सरफेस होगी। तो क्या है कि ओपन सरफेस से जब भी फ्लक्स निकालने को कहेगा, तो वो हमेशा बोलेगा कि व्हाट इज फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस, मतलब उस सरफेस को कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। इसमें तुम यहाँ पे एक डाउट ये पूछ सकते थे कि जैसे मान लो कि सरफेस है, एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो मैंने जो डीए वेक्टर दिखाया हुआ है पहले वाले डायग्राम में, वो ई के अलोंग दिखाया है, मैंने ई के अपोजिट क्यों नहीं लिया? ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कहीं भी ले सकते हैं। तो उसका जवाब यहीं पे है थर्ड पॉइंट में, कि अगर ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस से हमेशा तुमसे पूछेगा व्हाट इज फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस। अच्छा, एक तरफ से फील्ड लाइन अंदर जाएगी, दूसरी तरफ से निकलेगी, तो अंडरस्टूड है क्रॉस कर रहा है। तो क्या है कि क्रॉस करने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसमें नेगेटिव फ्लक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है ना? है क्या कि जब फ्लक्स अंदर जाता है, गोइंग इनटू किसी क्लोज सरफेस में फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और क्लोज सरफेस में जब फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अगला हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से सारे के सारे साइन वाइन सब मैच करें, उसके लिए हम फ्लक्स में यहीं से साइन लगा के चल रहे हैं। तो फ्लक्स अगर गोइंग इनटू है तो नेगेटिव है, कमिंग आउट है तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस में थोड़े ना कभी गोइंग इनटू और कमिंग आउट बोलेंगे। भाई जैसे रूम, क्लोज्ड रूम है, डोर है, तो जब हम रूम के अंदर जाएंगे तब तो बोलेंगे ना कि गोइंग इनटू एंड कमिंग आउट। अब सपोज करो रूम है ही नहीं, सिर्फ एक डोर ही है, देन वी सिंपली से कि वी आर क्रॉसिंग द डोर। तो क्रॉसिंग वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो डीए कहाँ लेना है? तो डीए ऐसा लेना है जिससे डी ई डॉट डीए की वैल्यू पॉजिटिव आए। For open surface, dA is selected such that E dot dA is always positive. हाँ, जब क्लोज सरफेस आएगा तो हम लोग उसमें dA इस तरह से लेंगे कि अगर फ्लक्स गोइंग इनटू है तो नेगेटिव हो, और कमिंग आउट है तो पॉजिटिव हो। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि dA वेक्टर का डायरेक्शन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा तो नेगेटिव बनेगा। तो ये बात थर्ड पॉइंट में नोट कर लेना, इट इज अ टाइप ऑफ कन्वेंशन ओनली। While calculating flux through an open surface, we always select dA vector perpendicular to the surface such that E dot dA is always positive. ठीक है? As flux crossing the surface is always positive. ठीक है? And fourth point में, for closed surfaces, it is mandatory to take dA vector. It is mandatory to take dA vector always outward, always outwards to the surface, so that flux going into is negative and flux coming out is always positive. It is mandatory to take dA vector always outward to the surface so that flux going into is negative and flux coming out is always positive. ठीक है, अभी इसमें खाली डेफिनेशन नोट कर लो।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है ना।